जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर विद टीचिंग पर। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे और अपनी आगामी परीक्षाओं की तैयारी अच्छी तरीक़ा से कर रहे होंगे। जो भी दोस्त इस चैनल को पहली बार आया है, इस चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि हमारे आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। दोस्तों वीडियो पर शुरू से अंत तक बने रहें, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। दोस्तों इससे पहले वाले लेक्चर में हमने आपको वायुमंडल यानी कि एटमॉस्फेयर के बारे में बता दिया था, जिसमें से कुछ हमने फैक्ट्स फैक्ट्स के बारे में दोस्तों बात की थी विद डिटेल के साथ। दोस्तों आपने वो वाला इससे पहले वाला लेक्चर नहीं देखा है, पहले उसको आप लेक्चर को पहले अटेंड कर सकते हो, उसको देख सकते हो। उसके बाद दोस्तों इस लेक्चर को देखना है आपको। इससे पहले वाले लेक्चर में दोस्तों वायुमंडल के बारे में पढ़ा था। वायुमंडल के बारे में थोड़ा आपको बता देता हूँ जिससे कि आपका रिवीजन हो जाएगा। वायुमंडल दोस्तों इसकी डेफिनेशन के बारे में मैंने बताया था। यह एक गैसों का एक आवरण होता है। पृथ्वी पर दोस्तों यह गैसों का एक आवरण होता है, इसी को ही हम वायुमंडल कहते हैं। और यह दोस्तों आपका कुछ गैसों से मिलकर बना होता है, जिसमें से सबसे ज़्यादा हमारे एटमॉस्फेयर में पाई जाने वाली गैस है आपकी नाइट्रोजन, जो कि 78% पाई जाती है। और दोस्तों आपकी दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली गैस है ऑक्सीजन, जो कि 20.8% पाई जाती है। तीसरी दोस्तों तो आपकी आर्गन गैस हो जाएगी। और चौथी कार्बन डाइऑक्साइड दोस्तों है CO2 जिसे कहते हैं, जिसे हम ग्रीन हाउस गैस के नाम से भी जानते हैं। इस तरीके से दोस्तों हमने वायुमंडल में पाई जाने वाली जो भी गैसें थी, जो भी वायुमंडल का जो संगठन था, यानी कि कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर था, तो किन किन गैसों से मिलकर वायुमंडल बना है उसके बारे में डिस्कशन किया था। और दोस्तों हमारे वायुमंडल में जो लेयरें थी, यानी हमारे वायुमंडल की जो परतें थी, परतों के बारे में हमने डिस्कशन किया था। जो दोस्तों हम पृथ्वी से जब चलते हैं तो सबसे पहले जो लेयर हमारी पड़ती है उसको मैंने आपको बताया था, जिसे हम क्षोभमंडल के नाम से जानते हैं, जिसे हम ट्रोपोस्फियर कहते हैं। जब क्षोभमंडल की बात करते हैं दोस्तों, यानी ट्रोपोस्फियर की बात करते हैं, तो यह हमारा पृथ्वी से 18 किलोमीटर के डिस्टेंस तक दोस्तों यह हमको देखने को मिलता है क्षोभमंडल। और अगर हम दोस्तों क्षोभमंडल के बारे में बात करते हैं तो यहाँ यह आपकी सबसे निचली परत होती है और यहीं पर हमको जो भी मौसमी घटनाएं होती हैं वो देखने को मिलती हैं, चाहे आपके बादलों का बनना, चाहे बारिश का होना और चाहे आपकी पवनें आना। दोस्तों यह सभी घटना आपकी क्षोभमंडल में होती हैं और यहाँ पर दोस्तों आपका सामान्य जो तापमान होता है उसका भी ह्रास होता रहता है, यानी कि टेम्परेचर घटता रहता है। दूसरे नंबर पर दोस्तों हमारे समताप मंडल था, जिसे हम स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं। स्ट्रेटोस्फीयर की बात करते हैं तो दोस्तों यह 18 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक के डिस्टेंस तक यह लेयर पाई जाती है, जिसे समताप मंडल कहते हैं। और इसी में दोस्तों आपकी 20 से 25 किलोमीटर के डिस्टेंस पर आपकी ओजोन लेयर देखने को मिलती है। ओजोन लेयर के बारे में बात करते हैं दोस्तों, जिसे हम पृथ्वी का सुरक्षा कवच के नाम से जानते हैं, क्योंकि दोस्तों हमारे सूर्य से आने वाली जो अल्ट्रावायलेट रेज है, जो पराबैंगनी किरणें हैं, उनसे यह ओजोन लेयर हमको बचाती है, जिससे हमें दोस्तों स्किन कैंसर होने होने की संभावनाएं होती हैं, मोतियाबिंद हो जाता है। तो इससे दोस्तों ओजोन परत हमको बचाती है इन अल्ट्रावायलेट रेजों से। और यह ओजोन छिद्र दोस्तों इसमें जब ओजोन परत की जब दोस्तों लेयर जब पतली हो जाती है तो दोस्तों उसको हम ओजोन छिद्र कहते हैं। और ओजोन छिद्र जो देखा गया था सबसे पहले अंटार्कटिका में देखा गया था, दक्षिणी ध्रुव की तरफ अंटार्कटिका पड़ता है। ओजोन ओजोन की परत की जब मोटाई की मापने की बात करते हैं तो दोस्तों डॉप्सन के द्वारा इसको मापा जाता है। और यह दोस्तों ओजोन परत जो होती है इसको सबसे ज़्यादा नुकसान जो गैस पहुंचाती है उसको उसका नाम है CFC, जिसे हम क्लोरोफ्लोरो कार्बन के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर दोस्तों यह आपकी समताप मंडल जो है, जिसे हम स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं, ये आपका एरोप्लेन यानी कि वायुयान के लिए उड़ाने के लिए आदर्श माना जाता है। नेक्स्ट दोस्तों हमारा मध्य मंडल आता है। समताप मंडल के बाद दोस्तों मध्य मंडल आता है, जो कि आपका 50 किलोमीटर 50 यानी जो हमारा 80 किलोमीटर से मध्य मंडल दोस्तों हमारा 50 से 80 किलोमीटर तक हो जाता है। मध्य मंडल हमारा 50 से 80 किलोमीटर देखने को हमें मिलता है। दोस्तों मध्य मंडल के बारे में बात करते हैं तो यह सबसे ठंडी परत होती है। और यहाँ पर जो दोस्तों उल्कापिंड होते हैं, उल्कापिंड आपके मध्य मंडल में जलने लगते हैं। फिर मध्य मंडल के बाद दोस्तों हमारी अगली लेयर आती है आपकी आयन मंडल। और आयन मंडल जिसे हम आयनोस्फीयर कहते हैं दोस्तों, या आप कह सकते हो थर्मोस्फीयर।
और यह हमको दोस्तों 80 किलोमीटर से लेकर 640 किलोमीटर तक के डिस्टेंस में देखने को मिलती है आपकी आयनमंडल, जिसे हम थर्मोस्फीयर के नाम से भी जानते हैं और जिसे आयनोस्फीयर भी कहते हैं। यहाँ पर दोस्तों यह सबसे गर्म आपकी लेयर होती है आयनमंडल, और यहाँ पर रेडियो तरंगों का भी परावर्तन होता है। आयनमंडल में ही आपके उपग्रह यानी कि सैटेलाइट भी स्थापित किए जाते हैं। और लास्ट में अंतिम में जो हमारी लेयर होती है दोस्तों, जिसे एक्सोस्फीयर यानी कि वायुमंडल के नाम से जाना जाता है। वायुमंडल जिसे हम दोस्तों एक्सोस्फीयर कहते हैं, और ये सबसे भारी परत होती है जिसकी दोस्तों 640 से लेकर 1000 किलोमीटर के डिस्टेंस में दोस्तों आपकी भारी लेयर देखने को मिलती है, वायुमंडल की परत देखने को मिलती है। और यह दोस्तों यहाँ पर आपका न्यूनतम वायु ताप हो जाता है, न्यूनतम वायु घनत्व हो जाता है। यहाँ पर दोस्तों आपकी वायु जो होती है उसके मॉलिक्यूल्स दूर दूर हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमको यहाँ पर कम डेंसिटी में दोस्तों वायु देखने को मिलती है। आई होप दोस्तों ये आपको सभी ये पॉइंट समझ में आए होंगे, यह मैंने आपको रिवीजन किया है। आज इस वीडियो में दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में, यानी दोस्तों पृथ्वी के बारे में पढ़ेंगे। इससे पृथ्वी के बाहर के बारे में पढ़ा था हमने, वायुमंडल के बारे में पढ़ लिया। अब पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है यानी कि पृथ्वी के अंदर क्या क्या है क्या क्या नहीं है उसके बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। इसे हम दोस्तों इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ भी कहते हैं। जैसे दोस्तों ये मान के चलो ये हमारी दोस्तों पृथ्वी है। आप सभी दोस्तों, आप हो गए चाहे हम हो गए चाहे कोई भी सही दोस्तों, सभी लोग पृथ्वी पर ही रहते हैं। पृथ्वी के ऊपर आपके दोस्तों चाहे आपके पेड़ पौधे हो गए, चाहे आप जितने भी पेड़ पौधे हो गए, जानवर हो गए, ये सभी के सभी दोस्तों आपके पृथ्वी की सतह पर ही रहते हैं। पृथ्वी की जो ऊपर वाली सतह होती है इसके ऊपर ही सब लोगों का जीवन स्थापित होता है, यहाँ पर ही सब लोग रहते हैं। यहीं पर आप जितने भी घरों का निर्माण कराते हैं, चाहे दोस्तों कोई कुछ भी काम करते हैं, वो आप सभी स्थल यानी कि पृथ्वी की ऊपरी सतह पर रहकर ही काम करते हैं। या दोस्तों आप ये भी कह सकते हो, जो पृथ्वी की जो बाहरी सतह या ये ऊपरी सतह है जो इसको हम दोस्तों स्थल मंडल के नाम से भी जानते हैं, जिसे हम लिथोस्फीयर भी कहते हैं। अब दोस्तों, अब पृथ्वी जो हमारी है, पृथ्वी के अंदर क्या क्या है, पृथ्वी के अंदर दोस्तों क्या क्या भरा है, यह सभी सभी चीज़ों के बारे में डिस्कशन करेंगे दोस्तों। हालांकि आप सभी जानते हो दोस्तों, पृथ्वी के अंदर अभी तक कोई गया नहीं है, और ना ही दोस्तों आपका सूर्य सूर्य जो है सूर्य के ऊपर दोस्तों सूर्य के पास कोई गया है। यहाँ पर दोस्तों वैज्ञानिक जो हैं उन्होंने अपने अप्रत्यक्ष रूप से प्रमाण दिए हैं, इनडायरेक्ट सोर्सों से इन चीज़ों का पता लगाया है। क्योंकि दोस्तों पृथ्वी के अंदर जो जाएगा, पृथ्वी के अंदर आपको जब पृथ्वी के अंदर जाना तो पॉसिबल नहीं है दोस्तों, कोई भी पृथ्वी के अंदर नहीं गया है, और ना ही आपका सूर्य के ऊपर कोई गया है दोस्तों। पृथ्वी के अगर अंदर आप जाओगे भी तो यहाँ पे ना तो ऑक्सीजन देखने को मिलती है, और दोस्तों ऑक्सीजन तो देखने को यहाँ मिलेगी नहीं। फिर यहाँ पर जो टेम्परेचर होता है वो दोस्तों बहुत अधिक होता है, यानी कि यहाँ पर इतना टेम्परेचर होता है जिसकी वजह से यहाँ पर मैग्मा तैरता रहता है। आप सभी जानते हैं दोस्तों, जब मैग्मा ये बाहर निकलता है पृथ्वी से, तो आपका जब वो बाहर निकलता है तो जिसे हम लावा के रूप में जानते हैं, ऐसे ही हम दोस्तों ज्वालामुखी के रूप में जानते हैं। ये आप सभी जानते हो दोस्तों, मैग्मा आपका कहीं ना कहीं पृथ्वी के अंदर से ही निकलता है, तो इसलिए दोस्तों पृथ्वी के अंदर जाना पॉसिबल नहीं है। और पृथ्वी की अब जो हमारे वैज्ञानिक हैं दोस्तों, इन्होंने पृथ्वी के अंदर यानी पृथ्वी हमारी कैसी है अंदर से, तो इसका पता दोस्तों इनडायरेक्ट जो हमारे अप्रत्यक्ष प्रमाण है इनसे पता लगाया है। ना ही किसी वैज्ञानिक ने दोस्तों पृथ्वी को अंदर से देखा है, और कैसी है किस तरीके की है किसी को कुछ नहीं पता है, लेकिन इन्होंने अप्रत्यक्ष प्रमाण से यह चीज़ों का पता किया है, कुछ चीज़ों का पता किया है, इनडायरेक्ट सोर्सेस से कुछ चीज़ों का पता चला है। अगर हम दोस्तों अप्रत्यक्ष प्रमाण की बात करते हैं, तो अप्रत्यक्ष प्रमाण से ही हमें दोस्तों पृथ्वी के अंदर की जानकारी कुछ मिलती है। अप्रत्यक्ष जो प्रमाण है दोस्तों, इनसे ही हमको पृथ्वी के अंदर की कुछ जानकारी मिलती है। और अप्रत्यक्ष प्रमाण में दोस्तों हम किस किस को शामिल कर सकते हैं, अप्रत्यक्ष जो प्रमाण है दोस्तों इसमें हम किस चीज़ को हम शामिल कर सकते हैं। पहला तो दोस्तों हम आपको अप्रत्यक्ष प्रमाण में पहला तो आप जो भूकंप की तरंगें होती हैं, भूकंप की तरंगों से दोस्तों हमको जानकारी यह मिलती है
भूकंप भूकंप की जो तरंगे हैं दोस्तों, इन चीज़ों से हमको पृथ्वी के बारे में जानकारी मिलती है। और जो हमारे दोस्तों पृथ्वी के अंदर मैग्मा बाहर आके दोस्तों लावा निकलते हैं, इसलिए आप सभी जानते हो जिसकी ज्वालामुखी की जो क्रिया होती रहती है। यानी दोस्तों हम दूसरा अप्रत्यक्ष प्रमाण हमारा ये है कि हमें दोस्तों ज्वालामुखी की क्रियाओं से ही पृथ्वी के बारे में जानकारी मिलती है। आप सभी जानते हैं पृथ्वी के अंदर से लावा निकलता है। जब दोस्तों पृथ्वी के अंदर लावा होगा यानी कि मैग्मा जो होगा तभी तो बाहर निकलता है, वरना अगर होगा नहीं तो फिर कैसे निकलेगा। तो इन सब की जानकारी हमें दोस्तों आपका एक अप्रत्यक्ष प्रमाण में ये दूसरा हो जाएगा ज्वालामुखी की जो क्रियाएं होती हैं यानी कि वोल्केनिक एक्शन के द्वारा हमें जानकारी पृथ्वी के बारे में मिलती है। और तीसरा दोस्तों पृथ्वी के तापमान और पृथ्वी का दाब हो जाएगा, और पृथ्वी का जो दोस्तों घनत्व है इससे भी हमें जानकारी मिलती है कि हमारी पृथ्वी अंदर से किस तरीके की है, कैसी है। और ज्वालामुखी की क्रिया से भी दोस्तों हमको पता चलता है कि हमारी पृथ्वी अंदर से कैसी है, किस तरीके की है। तो ये जो दोस्तों हमारे अप्रत्यक्ष प्रमाण हैं जिनसे हमको पृथ्वी के अंदर की जानकारी मिलती है कि हमारी पृथ्वी अंदर से किस प्रकार की है, यानी कि दोस्तों अंदर से हमारी पृथ्वी कैसी है। ये आपके प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। इनके आधार पर दोस्तों हमने ही पृथ्वी की परतों को बांट रखा है। और पृथ्वी की परतों को दोस्तों हम पढ़ने से पहले आपको बता देते हैं कि ये जो आपके जो ये दोस्तों पृथ्वी की परतें हैं, इनको हमने दोस्तों 3 पार्ट में बाँटा है। पृथ्वी की जो लेयर है, पृथ्वी यानी जिसे हम लेयर्स ऑफ अर्थ कहते हैं। पृथ्वी की यह 3 मुख्यतः परतें होती हैं, जिसमें से दोस्तों पृथ्वी की आपकी पहली जो ऊपर की लेयर होती है, जो सबसे सबसे पहली वाली जो लेयर होती है, यही दोस्तों पृथ्वी की 3 परतों में पृथ्वी को 3 परतों में बाँटा गया है। ये दोस्तों हमारी पृथ्वी हो जाएगी। तो पृथ्वी हमारी पहले फिर यहाँ पर किस तरीके की होगी, फिर अंदर जाएँगे तो किस तरीके की होगी, और सेंटर पे किस तरीके की होगी। तो इस तरीके से हमने हमारी पृथ्वी को 3 तरीके से 3 परतों में बाँट रखा है। जैसे आप किसी भी चीज़ को अगर कोई ज़मीन का टुकड़ा अगर लोगे तो उसको भी दोस्तों ये 3 तरीके से बाँटोगे कि ऊपर का कैसा भाग है, और बीच का किस तरीके का है, और लास्ट का किस तरीके का है। इसलिए दोस्तों पृथ्वी की 3 परतें हैं। एक्चुअली में दोस्तों यह एक काल्पनिक तरीके से बाँटा गया है। पृथ्वी में 3 आपकी परतें हैं। पहली जो दोस्तों सबसे ऊपर वाली जो पृथ्वी की परत है जिस पर हम लोग रहते हैं, वो आपकी भूपर्पल्टी जिसे हम क्रस्ट के नाम से जानते हैं। ऊपर वाली परत है दोस्तों भूपर्पल्टी, जिसे हम क्रस्ट के नाम से भी जानते हैं। और उससे उससे अगली वाली जो परत है दोस्तों, उससे जो अगली वाली जो परत है ये दोस्तों हमारी मेंटल कहलाती है, जिसे हम प्रवर के नाम से जानते हैं। पृथ्वी की दोस्तों बीच वाली जो परत है हमारी प्रवर यानी मेंटल, और जो बीच में है दोस्तों सेंट्रल में है, जिसे हम कोर के नाम से जानते हैं, और हिंदी में दोस्तों इसको क्रोड कहते हैं। हिंदी में इसको हम क्रोड कहते हैं। अब ये दोस्तों हमारी पृथ्वी है। अब इसको हम पढ़ेंगे किस तरीके से, तो मान के चलो दोस्तों जैसे जिस तरीके से ये हमारा पिज़्ज़ा होता है, तो ये दोस्तों पिज़्ज़ा यानी हमारी पृथ्वी की ये रेडियस होती है। तो रेडियस से हमने दोस्तों यानी कि हमारा हमारा पिज़्ज़ा है दोस्तों, और पिज़्ज़ा की ये दोस्तों आपकी रेडियस है। तो यहाँ से दोस्तों हमने एक टुकड़ा जैसे निकाल लिया है, यहाँ से पिज़्ज़ा का एक टुकड़ा दोस्तों यहाँ से निकाल लिया है। इसी तरीके से दोस्तों हमने पृथ्वी का भी एक टुकड़ा निकाला है। इस तरीके से हम दोस्तों इसको पढ़ेंगे। इसी तरीके से जिसमें दोस्तों आपके इस टुकड़े में आपका भूपर्पल्टी भी आ जाएगा, और मेंटल भी आ जाएगा, और क्रोड यानी कि कोर भी आ जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपका ये पृथ्वी का टुकड़ा है। आपको दोस्तों पृथ्वी की त्रिज्या मैंने आपको पहले भी बताई थी कि पृथ्वी की जो त्रिज्या होती है 63-71 किलोमीटर होती है। उसका डबल कर दोगे दोस्तों आपकी रेडियस हो जाएगी। तो ये दोस्तों हमारा पृथ्वी का एक टुकड़ा है, एक भाग ले रखा है, जिसमें हम आपको सब समझेंगे। जो दोस्तों पृथ्वी का जो आपका जो दोस्तों हमारी जो पृथ्वी की सतह है, हमारी इस पृथ्वी की सतह पर आपको पहाड़ देखने को मिलेंगे, महाद्वीप देखने को मिलेंगे, और कहीं न कहीं दोस्तों आपको समुद्र भी देखने को मिलेंगे, महासागर देखने को मिलेंगे। ये सभी दोस्तों हमको जो देखने को मिलते हैं, ये हमारी जो ऊपरी परत है, जिसको हम दोस्तों क्रस्ट के नाम से जानते हैं।
ये सभी के सभी दोस्तों आपके भूपर्पल्टी यानी कि क्रस्ट के ऊपर देखने को मिलते हैं। जिस जगह पर दोस्तों आपका महासागर होते हैं, समुद्र होता है, उसको हम दोस्तों ओशियन क्रस्ट के नाम से जानते हैं। जिस जगह पर हमारा सागर होता है दोस्तों, जहाँ समुद्र होता है, महासागर होता है, वहाँ पर दोस्तों उसको हम ओशियन क्रस्ट के नाम से जानते हैं। और जिस जगह पर हमारे दोस्तों आपके महाद्वीप होते हैं, यानी पृथ्वी के ऊपर जिस जगह पर महाद्वीप होते हैं, कॉन्टिनेंटल होते हैं, उसको हम दोस्तों कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के नाम से जानते हैं, यानी कि महाद्वीपीय भूपर्पल्टी के नाम से जाना जाता है। इसको हम कह सकते हैं दोस्तों समुद्री या महासागरी क्रस्ट के नाम से इसको जाना जाता है। यह पॉइंट आपको समझ में आए होंगे दोस्तों। अगर हम दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, जो हमारी महासागर है, यहाँ से दोस्तों हमारी महासागर से बात करते हैं। ये हमारा महासागर होगा, महासागर के नीचे दोस्तों एक परत होगी। तो दोस्तों महासागर की परत की अगर हम मोटाई की बात करते हैं, महासागर की जो परत की मोटाई है वो आपकी 5 किलोमीटर तक की है। महासागर की जो मोटाई है वो दोस्तों आपकी 5 किलोमीटर तक की इसकी मोटाई है। और उस और दोस्तों हमारे जो महाद्वीप महाद्वीप है, तो महाद्वीप की परत है जो दोस्तों महाद्वीप परत की जो मोटाई है वो आपकी दोस्तों 35 किलोमीटर की मोटाई इसकी हो जाएगी। और यहाँ से ऊपर तक का आपका जो पार्ट है वो आपका भूपर्पल्टी यानी क्रस्ट है। और इसके इसके बीच में दोस्तों यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट है ये आपका मेंटल कहलाता है, जिसको हम पिरवर या मेंटल कहते हैं। और इसके ऊपर वाला जो भाग है दोस्तों, इसको हम भूपर्पल्टी यानी क्रस्ट के नाम से जानते हैं। और मेंटल से यहाँ तक का जो भाग है हमारा रेडियस तक दोस्तों, इसको हम क्रोड यानी कि कोर के नाम से जानते हैं। कोर इंग्लिश में कहते हैं दोस्तों, क्रोड हिंदी में कहा जाता है। अब दोस्तों जो हमारी भूपर्पल्टी है, इसका जो आयतन है वो आपका दोस्तों 1.1% है। अब दोस्तों आयतन क्या होता है, आयतन को दोस्तों थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ, इसकी डेफिनेशन थोड़ा बता देता हूँ दोस्तों। जब किसी भी वस्तु द्वारा जो घेरा गया स्थान होता है उसको हम दोस्तों आयतन कहते हैं, यानी कोई भी वस्तु है, वस्तु द्वारा घेरा गया स्थान। दोस्तों वस्तु द्वारा घेरा गया स्थान ही आपका आयतन कहलाता है। इसी तरीके से आपको ये ध्यान रखना है कि जो हमारी भूपर्पल्टी ने दोस्तों पृथ्वी का जो भाग घेरा है, उस वो दोस्तों आपका मात्र 1% ही घेरा हुआ है। हमारा जो पृथ्वी का जो भूपर्पल्टी क्रस्ट जो पाया जाता है वो आपका 1% पाया जाता है। और दोस्तों जो मेंटल है, जिसे हम पिरवर कहते हैं, यह दोस्तों मेंटल के द्वारा जो हमारा पृथ्वी का जो भाग घेरा गया है वो दोस्तों आपका 84% है। यानी हमारे मेंटल का जो आयतन है वो दोस्तों आपका 84% हो जाएगा। इसी तरीके से तीसरा है कोर, जैसे क्रोड कहते हैं हम, इसका जो आयतन है वो दोस्तों 14% से लेकर 15% है। यानी कि क्रोड जो हमारा पाया जाता है वो 14% से लेकर 15% तक पाया जाता है। यानी कि भूपर्पल्टी ने दोस्तों 1% स्थान घेर रखा है, मेंटल ने हमारा 84% स्थान घेर रखा है। ये सभी दोस्तों पृथ्वी पर घेर रखा है। और क्रोड ने दोस्तों पृथ्वी का 14 से 15% का स्थान घेर रखा है। अब दोस्तों ये 35 किलोमीटर तक हमारा ये क्रस्ट तक देखने को मिलता है। और अगर हम दोस्तों पिरवर मेंटल की बात करते हैं तो यह दोस्तों हमें 2900 किलोमीटर तक के स्थान तक देखने को मिलता है। 2900 किलोमीटर तक दोस्तों यह हमें देखने को मिलेगा मेंटल। और बाकी का दोस्तों जो हमारा कोर है, क्रस्ट है दोस्तों, कोर है जिसे हम क्रोड कहते हैं, यह हमें दोस्तों 6371 किलोमीटर इसको कहा जाता है। 6371 किलोमीटर दोस्तों आपकी कोर हो जाएगा। यह पॉइंट आपके हैं दोस्तों, इम्पोर्टेंट है, ये पॉइंट सभी के सभी आपको याद रखने। उम्मीद करता हूँ कि ये पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे। अब दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट में हम आपको बताने वाले हैं जो हमारी दोस्तों क्रस्ट है, जो मेंटल है, जो कोर है, इनको भी दोस्तों दो दो पार्टों में अलग अलग डिवाइड किया गया है। जिस तरीके से दोस्तों हमारी अपर क्रस्ट होती है और लोअर क्रस्ट होती है, इस तरीके से हमने दोस्तों इनको डिवाइड कर रखा है। तो ये वाला दोस्तों इस वाले लेक्चर में हम आपको पढ़ेंगे। ये दोस्तों मैंने आपको बताया था हमारे हमारे दोस्तों भूपर्पल्टी पर ये हमारा दोस्तों महासागर यानी समुद्री क्रस्ट है।
और यह हमारा दोस्तों महाद्वीप महाद्वीप क्रस्ट कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है। यहाँ पर हमें दोस्तों जो महाद्वीप देखने को मिलेंगे, चट्टानें देखने को मिलेंगी, वो आपकी 35 किलोमीटर देखने को मिलेंगी। और दोस्तों समुद्र से हमारी जो क्रस्ट देखने को मिलेगी वो आपकी मात्र 5 किलोमीटर देखने को मिलेगी। यही दोस्तों मैंने आपको बताया था, आप देख सकते हो। अब ये दोस्तों यहाँ से हमारा ये जो मेरा पार्ट है ये वाला दोस्तों मैंने आपको बताया है, ये हमारी क्रस्ट है। आप यहाँ से यहाँ समझ सकते हो, ये दोस्तों हमारी क्रस्ट है इतनी। अब दोस्तों क्रस्ट जो है, हमारी जो क्रस्ट है दोस्तों, इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। क्रस्ट को दोस्तों दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला जो पार्ट है दोस्तों वो अपर क्रस्ट कहलाता है, और दूसरा जो पार्ट है दोस्तों उसको हम लोअर क्रस्ट के नाम से जानते हैं। क्रस्ट को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, पहला अपर क्रस्ट हो जाएगा, दूसरा लोअर क्रस्ट हो जाएगा। क्रस्ट को हम दोस्तों भूपरपल्टी के नाम से जानते हैं, और क्रस्ट को ही हम दोस्तों स्याल के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों स्याल क्या होता है, और स्याल से पहले आपको बता देता हूँ दोस्तों, भूपरपल्टी जो हमारा होता है यहाँ पर हमको दोस्तों चट्टानें देखने को मिलती हैं, और यह दोस्तों ठोस ठोस होता है क्रस्ट। आपका भूपरपल्टी जो होता है यह आपका ठोस अवस्था में होता है, और क्रस्ट को हम दोस्तों स्याल भी कहते हैं। जो हमारी ये क्रस्ट है, इसका जो निर्माण हुआ है वो दोस्तों आपका स्याल यानी कि सिलिका और एल्युमिनियम से इसका निर्माण किया गया है। क्रस्ट का दोस्तों हमारा जो निर्माण हुआ है वो आपका सिलिका एवं एल्युमिनियम से इसका निर्माण किया गया है। और यहीं पर दोस्तों जब आपको एक पॉइंट पढ़ने को मिलेगा कि दोस्तों जब हम दोस्तों पृथ्वी की जो हमारी चट्टानें बनी हुई हैं, तो आपको यह देखने को मिलेगा कहीं तो चट्टानों की डेंसिटी ज़्यादा हो जाती है, और कहीं दोस्तों चट्टानों में डेंसिटी कम हो जाती है। यानी कि चट्टानों में दोस्तों डेंसिटी में वेरिएशन देखने को मिलता है। कहीं तो आपको सॉलिड फॉर्म में देखने को मिलेंगी, कहीं तो लिक्विड फॉर्म में देखने को मिलेंगी। तो आप यह सब देखते होंगे, आप सभी ने ये देखा होगा कि चट्टानों की प्रकृति जो होती है वो कहीं ना कहीं बदल जाती है। कई जगहों पर दोस्तों आपकी ये जो चट्टानों की जो प्रकृति है वो बदल रही होती है, और इसको ही हम दोस्तों आपका असंबंधता के नाम से जानते हैं, जिसे हम डिसकंटिन्यूटी के नाम से जानते हैं। जैसे दोस्तों हमारी जो एक आपकी अपर जो क्रस्ट होगी, अपर ऊपर की क्रस्ट हो जाएगी दोस्तों, और नीचे की आपकी लोअर क्रस्ट हो जाएगी। तो दोस्तों ऊपर की क्रस्ट कहीं ना कहीं सॉलिड देखने को मिलेगी, और फिर जब हम नीचे आएंगे दोस्तों तो आपकी ये कहीं ना कहीं लिक्विड हल्की थोड़ा डेंसिटी कम देखने को मिलेगी इस आपकी क्रस्ट में। तो यहाँ से यहाँ पर आने में दोस्तों आपको इन चट्टानों के घनत्व में परिवर्तन देखने को मिलेगा, और इसमें जो दोस्तों चट्टानों में जो घनत्व में परिवर्तन देखने को मिलता है, तो इसके बीच में दोस्तों एक लाइन काल्पनिक रेखा खींच दी जाती है। उसी को हम दोस्तों असंबंधता के नाम से जानते हैं, यानी कि डिसकंटिन्यूटी के नाम से जानते हैं। डिसकंटिन्यूटी का मतलब ही होता है दोस्तों चट्टानों के घनत्व में परिवर्तन होना। तो वहीं पर दोस्तों एक लाइन को नाम दे दिया जाता है, उसी को हम दोस्तों असंबंधता के नाम से जानते हैं। जिस तरीके से दोस्तों मैं आपको बताऊंगा, जैसे दोस्तों ये हमारी क्रस्ट है, ये कंप्लीट मैंने आपको क्रस्ट बताया दोस्तों, यहाँ तक हमारी क्रस्ट हो जाएगी। ये हमारा दोस्तों आपका अपर क्रस्ट हो जाएगी, और ये दोस्तों हमारी लोअर क्रस्ट हो जाएगी। ये हमारी दोस्तों आपकी अपर क्रस्ट हो जाएगी, और ये आपकी लोअर क्रस्ट हो जाएगी। जब हम दोस्तों अपर क्रस्ट से लोअर क्रस्ट के ये जब अपर क्रस्ट से लोअर क्रस्ट में आते हैं, तो दोस्तों हमें कुछ चट्टानों में वेरिएशन देखने को मिलता है। जब हम दोस्तों अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच में एक प्रकार की चट्टानों के बीच में वेरिएशन देखने को मिलता है, और यहाँ पर एक डिसकंटिन्यूटी बन जाती है। यहाँ इन दोनों क्रस्टों के बीच में दोस्तों अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच में आपकी एक असंबंधता यानी कि डिसकंटिन्यूटी बन जाती है, और इस डिसकंटिन्यूटी को हम दोस्तों कहते हैं कॉनराड असंबंधता। कॉनराड असंबंधता के नाम से इसको जाना जाता है, जो कि दोस्तों मैंने आपको बताया था अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच में एक अलग प्रकार की चट्टानों के बीच में वेरिएशन देखने को मिलता है। इसलिए यहाँ पर दोस्तों आपको दोस्तों यहाँ पर एक डिसकंटिन्यूटी बन जाती है। इसी तरीके से दोस्तों
इसी तरीके से जब हम लोअर क्रस्ट से जब अपर मेंटल में जाएंगे तो यहाँ पर दोस्तों हमको चट्टानों के बीच में एक वेरिएशन देखने को मिलता है, और इसीलिए यहाँ पर एक और डिसकंटिन्यूटी बन जाती है, जिसको हम दोस्तों मोह के नाम से जानते हैं, मोह असंबंधता के नाम से जानते हैं। अब दोस्तों आपको बता देता हूँ, यहाँ से लेकर हमारा दोस्तों ये आपका लोअर क्रस्ट हो जाएगा, और ये दोस्तों हमारी अपर मेंटल हो जाएगी। ये दोस्तों हमारी अपर मेंटल है, और ये दोस्तों हमारी लोअर मेंटल है। ये हमारी दोस्तों, आपको ये वाला पॉइंट याद नहीं रखना। ये दोस्तों हमारी यहाँ से यहाँ तक ये हमारा दोस्तों आपका क्रस्ट हो गया। अब दोस्तों यहाँ से ये वाला हमारा अपर मेंटल हो जाएगा, और ये हमारा लोअर मेंटल हो जाएगा। अपर मेंटल और लोअर मेंटल दोस्तों, इसको हम ये हमारा कंप्लीट मेंटल है, इसको हम दोस्तों सीमा के नाम से भी जानते हैं। इसका जो निर्माण होता है वो दोस्तों आपका सिलिका और मैग्नीशियम से इसका निर्माण होता है, अब मेंटल का आपका। और जब दोस्तों अब मेंटल को भी हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, अपर मेंटल लोअर मेंटल। ये हमारा दोस्तों अपर मेंटल हो जाएगा, नीचे वाला आपका लोअर मेंटल हो जाएगा। और हालांकि दोस्तों हमारा जो अपर मेंटल होता है, अपर मेंटल तो आपका सॉलिड के फॉर्म में होता है। अपर जो मेंटल होता है वो दोस्तों आपका सॉलिड होगा, और जो दोस्तों लोअर मेंटल होगा वो आपका आपका लिक्विड के फॉर्म में होता है। अपर मेंटल जो होता है वो दोस्तों आपका सॉलिड के फॉर्म में होता है, और लोअर मेंटल जो होता है वो आपका लिक्विड के फॉर्म में होता है। अब ये दोस्तों हमारा अपर क्रस्ट था, ये वाला अपर क्रस्ट था दोस्तों हमारा, और ये हमारा लोअर क्रस्ट था। ये हमारा दोस्तों अपर मेंटल हो जाएगा। जब हम दोस्तों आपके जब हम दोस्तों लोअर क्रस्ट से जब अपर मेंटल में आते हैं, तो दोस्तों इनकी चट्टानों में हमको इनकी चट्टानों के बीच में एक वेरिएशन देखने को मिलता है। और यहाँ पर दोस्तों इसलिए यहाँ पर एक दोस्तों डिसकंटिन्यूटी बन जाती है, एक असंबंधता बन जाती है, जिसको हम दोस्तों नाम देते हैं, जिसको मोह असंबंधता के नाम से जानते हैं। जब हम दोस्तों लोअर लोअर क्रस्ट से जब अपर मेंटल में आएंगे, तो आपके यहाँ पर एक डिसकंटिन्यूटी बन जाएगी, जिसे मोह असंबंधता के नाम से जानते हैं, और जिसे हम दोस्तों मोह डिसकंटिन्यूटी भी कहते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह पॉइंट समझ में आ रहे होंगे। इसके बाद दोस्तों इसके बाद हमारा पॉइंट है, जब हम दोस्तों आपके ये हमारा अपर मेंटल हो गया। जब हम दोस्तों अपर मेंटल से जब हम लोअर मेंटल के बीच में आएंगे, जब लोअर मेंटल के बीच में आएंगे, तो यहाँ पर दोस्तों इनकी चट्टानों में और वेरिएशन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर दोस्तों एक डिसकंटिन्यूटी और बन जाती है, जिसको हम रेपेटी असंबंधता के नाम से जानते हैं। इसको हम दोस्तों रेपेटी यानी असंबंधता यानी कि रेपेटी डिसकंटिन्यूटी के नाम से इसको जाना जाता है। तो दोस्तों आपकी अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच में रेपेटी की असंबंधता पाई जाती है। इसके बाद दोस्तों हमारा है कोर। हमारा दोस्तों आपका कोर हो जाएगा। अब जो दोस्तों कोर है हमारा, जिसको हम दोस्तों कोर यानी कि जैसे क्रूड के नाम से भी जानते हैं, यह हमारा दोस्तों सॉलिड होता है। यह हमारा दोस्तों सॉलिड होता है। अभी दोस्तों बता देता हूँ, कोर जो है हमारा, कोर में आपका लोअर कोर सॉलिड होता है, अपर कोर आपका लिक्विड होता है। जो कोर होता है दोस्तों, इसे हम निफे भी कहते हैं, जिसे हम दोस्तों जिसका निर्माण आपका निकिल और लोहा से दोस्तों होता है। कोर का निर्माण दोस्तों आपका निकिल और लोहा से निर्माण होता है, जिसे हम कोर को हम दोस्तों निफे के नाम से भी जानते हैं। और कोर को हम दोस्तों दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक तो अपर कोर हो जाएगी और एक दोस्तों आपकी लोअर कोर हो जाएगी। एक दोस्तों आपकी अपर कोर हो जाएगी और एक दोस्तों आपकी लोअर कोर हो जाएगी। यहाँ से दोस्तों हमारा जो मेंटल जो था वो आपका लिक्विड के फॉर्म में था, और यहाँ पर दोस्तों हमारा जो अपर कोर है, हालांकि ये दोस्तों आपकी कोर है, ये दोस्तों हमारी जो कोर ये वाली कोर है दोस्तों। और अपर कोर जो दोस्तों हमारी होती है लिक्विड फॉर्म में, और लोअर कोर होती है हमारी
सॉलिड फॉर्म में। जो दोस्तों जब हम लोअर मेंटल से जब दोस्तों हम जब अपर कोर में आते हैं तो दोस्तों इनके बीच में, इनकी चट्टानों के बीच में एक वेरिएशन देखने को मिलता है, जिसको हम दोस्तों गुटेनबर्ग एक डिसकंटिन्यूटी बन जाती है, एक असंबद्धता बन जाती है, जिसे हम दोस्तों गुटेनबर्ग असंबद्धता के नाम से जानते हैं। इसी तरीके से दोस्तों जब हम अपर कोर से जब लोअर कोर में आते हैं तो इनके बीच में दोस्तों, इनकी चट्टानों के बीच में एक और वेरिएशन देखने को मिलता है, जिससे एक डिसकंटिन्यूटी बन जाती है, जिसे हम लेहमैन असमानता के नाम से जानते हैं। यह पॉइंट आपको दोस्तों समझ में आए होंगे, उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको समझ में आए होंगे। आपको दोस्तों एक बार और दोबारा से समझा दे रहा हूँ, उम्मीद करूँगा कि ये इसके बाद दोस्तों एक बार इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देख लें। एक बार दोस्तों आपको और समझा दे रहा हूँ कि ये दोस्तों हमने ज़मीन का एक टुकड़ा लिया था। यहाँ पर दोस्तों हमारी महाद्वीप वगैरह देखने को मिल रहे थे, महाद्वीपी क्रस्ट के नाम से इसको जाना जाता है। और यहाँ पर दोस्तों ये हमारा समुद्र यानी सागर क्रस्ट देखने को मिलता है। अब दोस्तों मान के चलो ये हमारा अपर क्रस्ट है, ये हमारा दोस्तों अपर क्रस्ट है, और इसके इसके बीच में दोस्तों आपको एक वेरिएशन देखने को मिलेगा, इनकी चट्टानों के बीच में एक वेरिएशन देखने को मिलेगा। और ये दोस्तों आपका ऊपर का अपर क्रस्ट हो जाएगा, और नीचे का ये दोस्तों आपका लोअर क्रस्ट हो जाएगा। यहाँ से दोस्तों, यहाँ से इस जब अपर क्रस्ट से जब लोअर क्रस्ट में आते हैं तो इनकी चट्टानों के बीच में एक वेरिएशन देखने को मिलता है, एक दोस्तों एक अलग टाइप का देखने को मिलता है। तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर जो चट्टान जो यहाँ पर दोस्तों जो चट्टान जो दोस्तों यहाँ पर जो एक जिसली एक डिसकंटिन्यूटी बन जाती है, क्योंकि चट्टानों में वेरिएशन देखने को मिलेगा, तो इनके बीच में एक दोस्तों आपका डिसकंटिन्यूटी बन जाती है, एक असमानता बन जाती है, इसलिए इसको कॉनराड असमानता के नाम से इसको जाना जाता है। इसी तरीके से दोस्तों ये आपकी लोअर क्रस्ट हो गई। लोअर क्रस्ट से जब दोस्तों हम अपर मेंटल में जाते हैं, जब दोस्तों लोअर क्रस्ट से जब हम अपर मेंटल में जाते हैं, ये हमारी अपर मेंटल हो गई। तो लोअर क्रस्ट से जब अपर मेंटल में जाते हैं तो दोस्तों इनकी चट्टानों में हमको वेरिएशन देखने को मिलेगा। वेरिएशन देखने को क्या मिलेगा दोस्तों कि इन चट्टानों के बीच में यहाँ सॉलिड होती हैं तो यहाँ लिक्विड देखने को मिलती हैं, तो जिसकी वजह से दोस्तों एक डिसकंटिन्यूटी बन जाती है। इस डिसकंटिन्यूटी को हम दोस्तों मोह के नाम से जानते हैं। तो आपकी लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल के बीच में मोह डिसकंटिन्यूटी बन जाती है। फिर दोस्तों हमारी अपर मेंटल हो गई। अपर मेंटल से जब दोस्तों हम लोअर मेंटल में जाते हैं तो फिर हमको एक दोस्तों इनकी चट्टानों में वेरिएशन देखने को मिलता है। तो दोस्तों जिसकी वजह से एक और आपकी डिसकंटिन्यूटी बन जाती है, जिसका नाम है ये वाली दोस्तों डिसकंटिन्यूटी बन जाती है। जब हम अपर मेंटल से लोअर मेंटल में जाते हैं तो आपकी एक और डिसकंटिन्यूटी देखने को मिलती है, जिसको हम दोस्तों रेपटी के नाम से जानते हैं। उम्मीद करता हूँ ये आपको पॉइंट समझ में आए होंगे। फिर इसके बाद दोस्तों जब हम लोअर मेंटल से जब हम अपर कोर में जाते हैं, जब दोस्तों हम लोअर मेंटल से जब अपर कोर में जाते हैं तो फिर हमको एक दोस्तों डिसकंटिन्यूटी देखने को मिलता है, एक वेरिएशन अलग देखने को मिलता है, जिससे एक और डिसकंटिन्यूटी बन जाती है। तो इसी को हम दोस्तों आपका गुटेनबर्ग के नाम से जानते हैं। और जब हम दोस्तों जब हमारा ये दोस्तों अपर कोर हो गया, जब हम अपर कोर से जब हम लोअर कोर में जाते हैं, जब हम अपर कोर से जब दोस्तों लोअर कोर में जाते हैं तो हमको फिर से एक इनकी चट्टानों के बीच में वेरिएशन देखने को मिलेगा। तो उसको हम दोस्तों फिर इनके बीच में एक डिसकंटिन्यूटी, एक असमानता बन जाती है, जिसको हम दोस्तों हम लेहमैन के नाम से जानते हैं। ये दोस्तों असमानता क्या होता है कि चट्टानों के घनत्व में परिवर्तन देखने को मिलता है। यह इस तरीके से दोस्तों हमारी ये आपकी असमानता बनती है, ये वाली असमानता हो गई, ये वाली असमानता हो गई। इस तरीके से दोस्तों हमारी 5 असमानता देखने को हमको मिलेंगी। अब उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सभी के सभी पॉइंट समझ में आए होंगे। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा स्थल मंडल। स्थल मंडल क्या होता है दोस्तों, जिसे हम लिथोस्फीयर कहते हैं।
लिथोस्फीयर की बात करते हैं तो दोस्तों जो हमारा, और ये यहाँ पर दोस्तों इसको बताने से पहले आपको ये और बता देता हूँ, ये अपर जो क्रस्ट है, लोअर क्रस्ट है, ये हमारा सॉलिड के फॉर्म में होते हैं। और जो अपर मेंटल है, लोअर मेंटल है, तो दोस्तों ये हमारा अपर जो मेंटल है ये सॉलिड रहेगा, और लोअर जो मेंटल है, लोअर मेंटल है ये दोस्तों हमारा लिक्विड रहेगा। और अपर जो कोर है ये लिक्विड रहेगा, और जो लोअर कोर है ये हमारा सॉलिड रहेगा। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अब इसी तरीके से दोस्तों जो हमारा लिथोस्फीयर है वो अपर सॉलिड पार्ट ऑफ द अर्थ, यानी कि जो पृथ्वी का ऊपर वाला जो सॉलिड पार्ट है उसको ही हम दोस्तों लिथोस्फीयर के नाम से जानते हैं। और लिथोस्फीयर के अंतर्गत दो चीजें आती हैं, एक हमारा ऊपर का क्रस्ट आता है, और ऊपर का दोस्तों आपका अपर मेंटल जो होता है। इनको मिलाकर दोस्तों हम स्थलमंडल कहते हैं, इनको दोनों को मिलाकर। क्योंकि जो ऊपर का जो हमारा क्रस्ट है दोस्तों ये पूरा का पूरा सॉलिड है। फिर जो अपर मेंटल है जो दोस्तों, अपर मेंटल जो है हमारी, तो वो भी कहीं ना कहीं सॉलिड है। तो इन दोनों को मिलाकर हमारा लिथोस्फीयर कहलाता है। उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा दोस्तों ध्रुवल मंडल, जिसे हम एस्थेनोस्फीयर के नाम से जानते हैं। अब एस्थेनोस्फीयर क्या होता है दोस्तों, जो हमारी मेंटल होती है, मेंटल का जो दोस्तों लिक्विड पार्ट होता है उसको हम दोस्तों ध्रुवल मंडल यानी कि एस्थेनोस्फीयर के नाम से जानते हैं। ये हमारा दोस्तों अपर मेंटल तो सॉलिड होती है, लेकिन जो दोस्तों लोअर जो मेंटल है ये लिक्विड के फॉर्म में है। जो लोअर मेंटल है ये लिक्विड के फॉर्म में, इसी को हम एस्थेनोस्फीयर यानी मेंटल के नाम से जानते हैं। आप कह सकते हो दोस्तों द अपर पार्ट ऑफ द मेंटल ऑन विच द अर्थ क्रस्ट फ्लोट्स, यानी कि दोस्तों जो हमारा जो अपर मेंटल है इसके ऊपर जो क्रस्ट जो फ्लोट कर रही है, इसी वाले पार्ट को हम दोस्तों, इसी पार्ट को हम एस्थेनोस्फीयर के नाम से जानते हैं। अपर जो पार्ट है दोस्तों हमारा, अपर जो मेंटल है दोस्तों, यानी कि जो हमारी दोस्तों यानी सॉरी दोस्तों, जो हमारा लिक्विड फॉर्म में जो मेंटल है दोस्तों, उसी पार्ट को हम एस्थेनोस्फीयर के नाम से जानते हैं। यानी आप कह सकते हो जो मेंटल है, मेंटल का ऊपरी वाला भाग जिस पर ऊपर पलटी तैरती है, उसी को हम एस्थेनोस्फीयर के नाम से जानते हैं, ध्रुवल मंडल के नाम से जानते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पॉइंट समझ में आए होंगे। आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।